हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर मूवमेंट एस्थेटिसिज्म की। वैसे तो ये एक लिटरेरी मूवमेंट है, लेकिन अगर हम इसको फिलोसफिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे तो इसको समझना आसान होगा। तो हम इसको एज अ फिलोसफी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो हमें बात शुरू करनी होगी फ्रांस व जर्मनी के साथ, ठीक है। इंग्लैंड में बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ, कौन लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू करा, ठीक है। तो बात है 1750 की। एक जर्मन फिलोसफर हुए हैं अलेक्जेंडर बोमगार्टन। 1750 में अलेक्जेंडर बोमगार्टन, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने वर्ड एस्थेटिका, एस्थेटिसिज्म हम पर बात करेंगे, लेकिन पहले एस्थेटिका समझें कि अलेक्जेंडर बोमगार्टन ने 1750 में एस्थेटिका वर्ड को आर्ट पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। हम लिटरेरी मूवमेंट इसको पढ़ेंगे ना, तो पहले ये समझें कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है एस्थेटिका, इसको सबसे पहले 1750 में अलेक्जेंडर बोमगार्टन ने आर्ट पर रिप्लाई कर दिया था, यानी फिर उसके बाद में लिटरेचर पर इसको रिप्लाई किया गया, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि 1750 में अलेक्जेंडर बोमगार्टन ने ये एस्थेटिका वर्ड आर्ट को दे दिया था। इसका मतलब था, एस्थेटिका का क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? इसका मतलब हो सकता है वो चीज जो हमारे सेंस को प्लेजर दे सके, ठीक है। हमारे 5 सेंसेस हैं, जैसे कि हमारे हाथ हो सकते हैं, हमारी आंख हो सकती है, हमारी नाक हो सकती है, या हम चीज को टच कर कर जो है महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज इन सेंसेस को प्लेजर दे सके वो होती है एस्थेटिका। और आसान कर लेते हैं दोस्तों, एस्थेटिका का मतलब होता है खूबसूरती। हमारी आंखों को, हमारी सेंसेस को कौन सी चीज अच्छी लगती है? जो अच्छी हो, खूबसूरत हो, ठीक है। तो अलेक्जेंडर बोमगार्टन ने जो वर्ड एस्थेटिका आर्ट को दिया था, हालांकि पहले आर्ट में क्या होता था, थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो एरिस्टोटल किस चीज की बात कर रहा है? दूसरे जो क्रिटिक्स हैं, जो दूसरे ग्रेट फिलोसफर रहे हैं आर्ट और लिटरेचर के अंदर, चाहे वो सर फिलिप सिडनी हो, चाहे वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो, ये सब लोग किस चीज की बात कर रहे थे? एक मैसेज की। ये लोग बात कर रहे थे मोरालिटी की, ये लोग बात कर रहे थे ग्रेटनेस की, कि आर्ट ग्रेट हो, आर्ट में एक मैसेज हो, आर्ट में एक मोरालिटी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समाज आर्ट को देखकर या लिटरेचर को पढ़ करके तो उसमें बिगाड़ आ जाए। तो ये लोग मैसेज को और मोरालिटी को ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन ये जो पुरानी परंपरा थी आर्ट के अंदर और लिटरेचर के अंदर, इस चीज को सबसे पहले चैलेंज किया अलेक्जेंडर बोमगार्टन ने। हालांकि और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम तारीख में आता है, हिस्ट्री में आता है, उनमें एक अलेक्जेंडर बोमगार्टन काफी मशहूर रहे हैं। तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि पुरानी परंपराओं को, पुरानी रीति रिवाज को जो आर्ट पर लागू की जा रही थी आज तक, उनको अब हटा दिया जाए। अब आर्ट में देखना होगा कि ब्यूटी भी है या नहीं। आप मैसेज वो देखें, वो मसला अलग है, लेकिन इसमें ब्यूटी भी होनी चाहिए। हमें अच्छा लगना चाहिए किसी आर्ट को पढ़ करके। क्यों वो ऐसा कह रहे थे? वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनका मानना था, और बाद वाले जो न्यू क्रिटिसिज्म शुरू होता है 20th सेंचुरी के अंदर खास करके, उसमें भी ये बात कही गई थी कि आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, कि आर्ट अपने आप में कंप्लीट है, आर्ट अपने आप में एक जो है मुकम्मल चीज है, पूरी तरह से वो अपने आप में कंप्लीट है। तो फिर क्यों जरूरत पड़े किसी चीज को अलग से ऐड करने की? अगर आपको मैसेज ढूंढना है तो आप मोरालिटी की किताबें अलग से पढ़ लें। अगर आपको अच्छी बातें और जो है मोरालिटी पढ़नी है, या आपको नैतिकता पढ़नी है, तो आप धर्म की तरफ चले जाएं, आप वहां पर मोरालिटी और सब चीज देख सकते हैं। लेकिन अगर बात एक आर्ट की जाए, एक वर्ड, एक स्पेशल टर्म आर्ट की जाए,
तो वहां पर आपको इन चीजों को नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि आर्ट अपने आप में पूरी है और आर्ट अपने आप में पूरी ब्यूटी के साथ मिलकर हो सकती है। तो लिहाजा आर्ट में ब्यूटी भी होनी चाहिए। इसके अंदर एस्थेटिसिज्म, ब्यूटी के लिए जो वर्ड चलता है वो चलता है यहाँ पर एस्थेटिसिज्म। ब्यूटी इसका इजी वर्ड आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा एस्थेटिसिज्म के मोरालिटी मैसेज को अगर नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके अंदर एस्थेटिका यानी एस्थेटिसिज्म होना चाहिए। हमारे सेंसेस को, आर्ट को पढ़कर अच्छा लगना चाहिए। ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर बूमगार्टन, और कह नहीं रहे हैं बल्कि चैलेंज कर रहे हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आप समझें कि ये मूवमेंट जो है ये 19th सेंचुरी के लास्ट में इसको शुरू किया गया था। माना जाता है कि लगभग 1860 से लेकर 1900 के बीच, ये जो 40 साल हैं बीच के, इसमें इस मूवमेंट को एक पूरी तरह से इसको चलाया गया है और बाकायदा इस पर लिखा गया है। अभी ये जो मूवमेंट है वो इंग्लैंड में नहीं आई है, अभी हम इंग्लैंड से बाहर हैं। ठीक है, तो बात चल रही है जर्मन की। जर्मन में आपने अलेक्जेंडर बूमगार्टन को सुन लिया है, लेकिन अब थोड़ा फ्रांस में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर बना, क्योंकि एक मूवमेंट बनी, लोग इससे जुड़े, तो इन्होंने अपना एक हेड क्वार्टर बनाया। तो इनका जो हेड क्वार्टर था वो बना फ्रांस के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर, चूंकि 19th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है, उस समय यहां पर क्या चल रहा था, 1860 से 1900 के बीच में क्या चल रहा था। अभी 1789 में यानी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो चलता रहा। उसके बाद में लोगों को ऐसा लगा कि मोरालिटी और इन चीजों की तरफ होता है ना, कि जब आदमी परेशान हो जाए तो उसके बाद में थोड़ा आराम देखने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसको कोई चीज ऐसी दिखे जो उसको आराम दे सके। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से फ्रांस गुजरा था, भूखमरी से फ्रांस गुजरा था, बेरोजगारी से फ्रांस अभी गुजरा था। तो उसके बाद इन लोगों ने इस बात को फील किया कि अब कुछ ऐसा हो जो इतने दिनों से हम लोग परेशान होते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी खुशी का भी एहसास हो जाए। तो इसीलिए फ्रांस वालों ने भी इस मूवमेंट को अपनाया और बाकायदा फ्रांस के अंदर इसका हेड क्वार्टर बना। ठीक है, इतना क्लियर है। शुरू अलेक्जेंडर बूमगार्टन ने किया था और इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में बना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन लोगों ने भी उन्हीं चीज को फॉलो किया जो जर्मन कर रहे थे, वही, यानी मोरालिटी पर आप बात नहीं करेंगे, आप मैसेज को ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आर्ट में एक एस्थेटिका यानी उसके अंदर थोड़ा प्लेजर हो, थोड़ी ब्यूटीफुलनेस हो। तो इसी बात को फ्रेंच वालों ने भी एज इट इज ले लिया था। ठीक है, इन लोगों ने एक स्लोगन दिया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये स्लोगन है, आ जाता है कई बार कि बताइए एस्थेटिसिज्म का स्लोगन क्या है। तो आपको याद रखना है आर्ट फॉर आर्ट सेक। ठीक है, ये एक न्यू टर्म दे दिया, बिल्कुल एक न्यू स्लोगन दे दिया, फ्रेज दे दिया इन एस्थेटिसिज्म मूवमेंट के मेंबर्स ने, कि आर्ट फॉर आर्ट से। इससे पहले क्या चल रहा था, आर्ट फॉर लाइफ से, कि आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको तस्वीर बनानी है, देवता बनाने हैं, कुछ भी आपको बनाना हो आर्ट के अंदर, आर्ट केवल लिटरेचर नहीं और भी चीज हो सकती हैं, जैसे कि पेंटिंग करना है ना, या फिर मुजस्समे बनाना, तस्वीर बनाना, जैसे कि बनाते हैं मिट्टी के, पत्थर के, जो भी आप बनाएं। तो आप जो भी बनाएं, पहले ये लोगों की सोच थी कि आप जो भी बनाएं वो आप लाइफ के लिए बनाएं। आपको ध्यान में रखना होगा सोसाइटी को, आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों को, आपको ध्यान में रखना होगा रिलीजियस पर्सनैलिटीज को, आपको ध्यान में रखना होगा अपने से बड़े लोगों को, कि किसी पर भी गलत असर ना डाले, तुम्हारी आर्ट ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए वो इंपोर्टेंस किस चीज को दे रहे थे, मैसेज को, कि अगर मैसेज होगा तो सीधी सी बात है कि बात तो गलत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने चूंकि थियरी ही चेंज कर दी थी एस्थेटिसिज्म में, इन्होंने कहा कि आर्ट फॉर नॉट लाइफ सेक, आर्ट लाइफ के लिए नहीं होगी बल्कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट तो अपने लिए ही होगी। आपको आर्ट को आर्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। आप आर्ट को धार्मिक और रिलीजियस जो बुक्स हैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ सकते, वो बुक अलग हैं। अगर आपको मैसेज से इतना ही लगन है, इतनी ही मोहब्बत है, तो आप जाकर रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ लें। भाई आर्ट तो आर्ट के लिए होगी, और चूंकि आर्ट इज सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, इज अ कंप्लीट फॉर्म, आर्ट तो अपना आप में कंप्लीट है, तो फिर हम दूसरी चीज को इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो एक इन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दे दिया था,
आर्ट फॉर आर्ट से, कि आर्ट आर्ट के लिए रहेगी, इसमें दूसरी चीज ऐड नहीं की जाएगी। एक जर्मन फिलोसफर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट जो है पर्सनैलिटी है हिस्ट्री की, आपने भी नाम सुना होगा, इमैनुअल, है ना। कैंट का नाम आपने सुना होगा, ये एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं इमैनुअल कैंट। इन्होंने 1790 में एक बुक लिखी, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इमैनुअल कैंट 1790 में एक बुक लिख रहे हैं, नाम है किताब का द क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसमें भी वो यही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इस मूवमेंट का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, एस्थेटिज्म मूवमेंट से जुड़े हुए हैं इमैनुअल कैंट। वो अपनी बुक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में लिख रहे हैं कि प्लीज इज फॉर इट्स ओन सेक, प्लीज फॉर इट्स ओन सेक, OWN, यानी खुद इससे आप मोहब्बत करें। अगर आप आर्ट को इतना पसंद करते हैं तो आप प्लीज आर्ट को आर्ट के हिसाब से ही आप उसको चाहें, उसको पसंद करें। इसका भी यही मतलब है दोस्तों कि भाई आप आर्ट को आर्ट के हिसाब से पढ़ें, आर्ट को आर्ट के हिसाब से समझें, आप इसमें दूसरी चीज ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है इस मोमेंट के अंदर जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कैंट। तो इन्होंने भी 1790 में बुक लिखी द क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और बात वही कही इन्होंने कि प्लीज फॉर इट्स ऑन से, कि आप आर्ट को आर्ट के हिसाब से पढ़ें और इसको समझें। इसके बाद में एक बहुत बड़ा नाम आता है बेंजामिन कॉन्स्टेंट का, ठीक है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट, इन्होंने 1804 में, ठीक है, इस टर्म का यानी एस्थेटिज्म टर्म का यूज करा आर्ट के लिए, ठीक है। बेंजामिन कॉन्स्टेंट का नाम आ गया, और अलेक्जेंडर बोमगार्टन का भी नाम आता है इस टर्म को लेकर, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। इमैनुअल कैंट से हमने समझ लिया इसको, और हमने बोमगार्टन के हिसाब से समझ लिया। इसका हेडक्वार्टर हमने फ्रांस के अंदर देख लिया है। अब ये मूवमेंट शुरू हो रही है, लेकिन इसको जो डेवलप किया, इसको जो आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है वो है बॉडलेयर, ठीक है। बॉडलेयर हैं, काफी ये ग्रेट फिलोसफर हैं, और एडगर एलन पो ने एक वर्क लिखा था द पोएटिक प्रिंसिपल। एडगर एलन पो का एक वर्क था द पोएटिक प्रिंसिपल, जिसको 1850 में लिखा गया था। तो दोस्तों बॉडलेयर उनके इस वर्क से काफी इन्फ्लुएंस रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी उन्होंने यही कहा था एडगर एलन पो ने, आपने अगर उनका वर्क पढ़ा हो तो आपने देखा है कि वो किस तरह से लिखते हैं, है ना। उनकी शॉर्ट स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, मशहूर है, किस तरह से वो लिखते हैं, ठीक है। आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एडगर एलन पो ने एक वर्क लिखा है 1850 में, द पोएटिक प्रिंसिपल, और इसमें वो यही बात करते हैं कि आर्ट को आर्ट के हिसाब से लिखना चाहिए। अगर हम उन्हीं की भाषा में बात करें तो वो कहते हैं कि अ पोएम रिटन सोली फॉर द पोएम से, कि एक पोएम को पोएम के हिसाब से आप लिखें, ठीक है। पोएम को पोएम के हिसाब से लिखें, यानी आर्ट को आर्ट के हिसाब से लिखें। तो कहीं ना कहीं एडगर एलन पो भी वही बात कर रहे हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। इमैनुअल कैंट भी वही बात कर रहे हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। बॉडलेयर भी वही बात कर रहे हैं कि आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो दोस्तों बॉडलेयर हैं या दूसरे लोग हैं जो इसको डेवलप करने में अहम योगदान अदा कर रहे हैं। इमैनुअल कैंट तो इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर बोमगार्टन तो इसको बिल्कुल शुरू में अप्लाई ही कर रहे हैं कि एस्थेटिज्म है क्या, चैलेंज शुरुआती, वो लोग फाउंडर हैं, ठीक है, वो लोग तो फाउंडर थे। तो लेकिन आगे जो एडगर एलन पो हैं, अभी हम अमेरिका में हैं, अभी इंग्लैंड में नहीं आए हैं दोस्तों, बॉडलेयर हैं, ये भी इसी चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया है, अब थोड़ा सा इसको इंग्लैंड में लेकर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको इंग्लैंड में लाने का जो, क्योंकि इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा नाम माना जाता है एस्थेटिसिज्म का वो है वाल्टर पेटर, ठीक है। तो दोस्तों वाल्टर पेटर ही हैं जिन्होंने फ्रांस में इस जो है मूवमेंट को देखा और उसको लाकर इंग्लैंड में भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर किताब है एडगर एलन पो की, द रिनेसां, जिसको 1873 में वाल्टर पेटर ने लिखा था, और उसने इस बुक में भी वही बात करी है कि द लव ऑफ ब्यूटी फॉर इट्स ओन सेक। क्या कह रहे हैं वाल्टर पेटर कि द लव ऑफ ब्यूटी फॉर इट्स ओन सेक, ये लव ऑफ आर्ट,
ठीक है, कि आप आर्ट से लव करें फॉर इट्स ओन सेक। इसी की वजह से कोई आप चीज़ दूसरी ना इसमें ऐड करने लगे, बल्कि आप आर्ट को आर्ट के हिसाब से लें। ये भी वही मतलब है इसका भी कि आर्ट फॉर आर्ट से, ठीक है, वर्ड अलग हो रहे हैं, लेकिन वाल्टर पैटर्न ने भी द रिनेसां में इस चीज़ का जो है डिफाइन कर दिया इंग्लैंड में लाकर, कि आप आर्ट को आर्ट के हिसाब से पढ़ें और उसको समझें। तो दोस्तों इंग्लैंड में भी लोगों का यही मानना था, क्योंकि एक लंबे समय से ये लोग एरिस्टोटल के रूल को फॉलो कर रहे थे और दूसरे जो क्रिटिक्स हैं उनके रूल्स को फॉलो करते आ रहे थे। तो अब जो यहाँ की आवाम थी, है ना, इंग्लैंड के जो लोग थे, जो लोग पढ़ने के जो है पढ़ना पसंद करते थे या लोगों को सुनना देखना पसंद करते थे, तो वो लोग इस चीज़ से कहीं ना कहीं बोर हो गए थे कि यार हर चीज़ के अंदर वही मैसेज, हर चीज़ के अंदर जो है वही सब मोरालिटी की बात हो रही है। और दूसरा आपने देख लिया था कि फ्रांस में एक जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें ये बात कही गई थी साफ साफ कि अब हर बंदे को लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब चूंकि रूल दूसरों के चल रहे थे, कब बने थे रूल, एरिस्टोटल ने लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले ये रूल दिए थे, ठीक है, आज भी उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। तो ये लोग उन रूल से कहीं ना कहीं बोर हो गए थे और बीच बीच में भी इनको चैलेंज किया जाता रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा है शेक्सपियर को, शेक्सपियर भी उन रूल को चैलेंज कर रहा था और आवाम ने शेक्सपियर को काफ़ी पसंद किया। शेक्सपियर को इतना ज़्यादा पसंद किया कि उसको अपने टाइम का, और मैं ये कहूँ कि आज तक का सबसे बड़ा राइटर बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने उन रूल को चैलेंज कर दिया था। एरिस्टोटल यही तो कहता था कि आप ट्रेजेडी को अलग रखें, आप कॉमेडी को अलग रखें, ठीक है, आपकी जो यूनिट है, आपके जो एक्ट हैं वो 5 होने चाहिए और उससे कम बढ़ती तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और लैंग्वेज आपकी जो आपके हीरो हैं उनकी लैंग्वेज हीरो की होनी चाहिए और जो दूसरे हैं उनकी ज़बान उनके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन शेक्सपियर कहीं ना कहीं हर चीज़ को चैलेंज कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए शेक्सपियर ने ट्रेजेडी और कॉमेडी को एक साथ मिलाकर काफ़ी हद तक लिखा है, ठीक है। उसने कोई परवाह नहीं करी कि वो पोइट्री में लिख रहा है, प्रोज में लिख रहा है, उसने प्रोज को पोइट्री के साथ मिला दिया और पोइट्री को प्रोज के साथ मिला दिया। और आवाम ने, पब्लिक ने उसको नकारा नहीं है, उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसको पसंद किया। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बोर हो चुकी है जो उनके ऊपर सदियों से लदे हुए हैं, वो रूल्स रेगुलेशन जो सदियों से लदे हुए हैं। एरिस्टोटल मोरालिटी की बात करता है, लेकिन शेक्सपियर मोरालिटी पे इतनी ध्यान नहीं देता, ना कोई मैसेज देता है शेक्सपियर। वो तो बस ये कहता है बाद में कि जैसा आप चाहें आप इसको ऐसा ले सकते हैं, मैंने तो आपके सामने ये चीज़ पेश कर दी है। ये भी शेक्सपियर ने कहा है, ड्रामा पेश कर दिया, परफॉर्म हो गया, लेकिन बाद में क्या कहा कि आप जैसा चाहें आप इसको नाम दे दें, आप इसको समझ लें, बस कोई मैसेज नहीं, कोई मोरालिटी नहीं। तो ये चीज़ चल रही थी इंग्लैंड के अंदर भी। अलग अलग टाइम पर लोगों ने इनको चैलेंज भी किया, जिसमें से एक एग्जाम्पल आप शेक्सपियर समझ गए हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही था, शेक्सपियर यही कहना चाहता था कि मैं आर्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। आज भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग कह देते हैं ना कि भाई हम तो आर्टिस्ट हैं, हर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या चाह रहे थे, जो सीरियस पर्सनालिटीज थे, जो लोग बिल्कुल है ना एक लकीर के फकीर होते हैं, वो यही कह रहे थे कि भाई शेक्सपियर जो है मैसेज भी दें और मोरालिटी का भी ध्यान रखें, ऑडियंस का भी ध्यान रखें, हर चीज़, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, फाइनली हम इसको ये कह सकते हैं कि आर्ट अपने आप में मुकम्मल है, अपने आप में कंप्लीट है। इसके लिए वर्ड आता है सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनोमस, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोनोमस है, इसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंग्लैंड में भी इसको जो है फॉलो किया है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक इसमें लिखा है। एसी स्विनबर्न का नाम आता है, डीजी रोजेटी आता है, ठीक है। और फिर आगे चलकर टीएस इलियट ने भी इस पर काफ़ी वर्क किया है। आप टीएस इलियट की वेस्टलैंड पढ़ लें, उसके अंदर भी आप मैसेज ढूंढना, बिल्कुल ये नहीं पता चलता कि वो क्या ना क्या चाहता है टीएस इलियट। आप वेस्टलैंड को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं
कि टीएस इलियट की वेस्टलैंड पूरी हो जाती है, इतनी बड़ी पोयम पूरी हो जाती है, लेकिन उसके मैसेज का पता ही नहीं चलता, ना कोई मोरालिटी का पता चलता। ऐसे ही टीएस इलियट का एक दूसरा वर्क है लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रॉक, ठीक है। लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रॉक भी बड़ी पोयम है, पूरी हो जाती, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो चाहता क्या है। एक लड़की को उसको प्रपोज करना है, लेकिन वहीं बैठा रहता, नहीं जाता, कुछ नहीं करता। आप उनको देख सकते हैं, पड़ी हुई है चैनल पर। तो इस तरह से टीएस इलियट भी कहीं ना कहीं लिख रहा था, W.B. यीट्स भी इस पर काफी लिख रहा था। तो लोग हैं अलग अलग टाइम पर इन पर लिख रहे हैं, आज भी लोग एस्थेटिसिज्म पर लिख रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों की बस यही मांग थी कि आर्ट आर्ट होनी चाहिए, आर्ट को आर्ट के हिसाब से लिखना चाहिए। आर्ट में कोई लेसन है ना, कोई सबक, ये नहीं कि आर्ट में कोई आप मोरालिटी ढूंढने की कोशिश करें, आप कोई मैसेज ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि आप आर्ट को आर्ट के हिसाब से लिखें, आर्ट को आर्ट के हिसाब से समझें। एक क्रिटिक हैं, ये कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, एक क्रिटिक हैं गर्ट्रूड स्टीन। गर्ट्रूड स्टीन ने जब इनको पढ़ा तो उसने कहा कि लोस्ट जनरेशन, कि ये जो जनरेशन है ये भटक गई है, इन्हें यही नहीं पता चल रहा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो क्या कहा गर्ट्रूड स्टीन ने इन लोगों को, लोस्ट जनरेशन, ठीक है, कि ये भटके हुए लोग हैं। इंग्लैंड के अंदर ऑस्कर वाइल्ड को इस मूवमेंट का, एस्थेटिसिज्म का फादर कहा जाता है, ठीक है। इंग्लैंड में जो फादर हैं एस्थेटिसिज्म के दोस्तों, वो हैं ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। इसका मतलब था, जो वो बात कर रहे थे, द स्टडी ऑफ ब्यूटी। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि आर्ट क्या है, स्टडी ऑफ ब्यूटी है। वही वर्ड आ रहा है, एस्थेटिज्म का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। तो ऑस्कर वाइल्ड यही कह रहे हैं कि देखिए स्टडी ऑफ ब्यूटी, आर्ट इज अ स्टडी ऑफ ब्यूटी, कि आर्ट एक ब्यूटी की स्टडी है। और एस्थेटिसिज्म को जो मानते हैं उनको बोलते हैं एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स दोस्तों उन लोगों को कहते हैं जो आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, है ना, चाहे वो स्कल्प्टर हो, तो इन सब के अंदर जो बंदा एस्थेटिसिज्म को, यानी जो बंदा ब्यूटी को ढूंढेगा, हम उसको एस्थेटिक्स कहते हैं। इन्होंने एक बात कही थी, ऑस्कर वाइल्ड ने, कहते हैं कि कलर इज मोर इंपोर्टेंट देन शेप, कि कलर जो है ना वो शेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज की तस्वीर बनाएं, ठीक है, वो तो ठीक है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जब आप उसके अंदर कलर भरेंगे, ठीक है, तो वो जो कलर होंगे उसके, वो उस शेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंस है वो कलर की तरफ ज्यादा भागती है, तो कलर जो है वो शेप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसको क्लियर कर गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।